गर्भवती बहू अनामिका सोफे पर बैठी हुई थी। जूस का ग्लास लेकर सासू माँ शारदा आकर अनामिका को देती है। बहू, ये जूस पी लो। अरे बाप रे, माँ जी अभी अभी डॉक्टर के दिए हुए दवाइयाँ पानी के साथ खाई हूँ और फिर आप जूस लेकर आई। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद पी लूंगी। ऐसे कैसे चलेगा बहू, तुम इस जूस को धीरे धीरे पी लो। तुम जब अच्छे से स्वस्थ रहोगी तभी तो स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। ठीक है, पी लूंगी माँ जी। ऐसा कहकर शारदा के हाथ से जूस का ग्लास लेकर वो पीने लगती है। उसे जूस पीते देख शारदा बहुत खुश होती है। तभी शारदा के पति प्रसाद ऑफिस से घर लौट आते हैं। सोफे पे बैठी जूस पी रही अनामिका जल्दी से उठ के खड़ी हो जाती है। ये देखकर प्रसाद कहते हैं, अरे बहू, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो गई? अब तुम हमारी बहू नहीं हो, बेटी हो। ये सब के बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम परेशान मत हो, बस आराम से रहो। इतना कहकर वहाँ से वो अपने कमरे में चले जाते हैं। अनामिका जूस पीने के बाद ग्लास सासू माँ को दे देती है। सोफे पे बैठ के पसंदीदा टीवी प्रोग्राम देखो और हंसते खेलते रहो बहू। इतना कहकर वो खाली ग्लास लेकर किचन में जाके सिंक में रख देती है और फिर उनके पति प्रसाद जो लैपटॉप में काम कर रहे थे उनके पास वो जाती है। अभी आप घर पे ही रहेंगे या फिर ऑफिस जाएंगे? अभी मैं घर पे ही रहकर ऑफिस का काम करूँगा। क्यों शारदा, कुछ काम था क्या? मुझे सुजाता के गोद भराई में जाना है। बहू अकेली रहेगी ना, इसलिए। मैं हूँ, देख लूँगा, तुम जाके लौट आओ। ये सुनकर शारदा वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। प्रसाद लैपटॉप में काम कर रहे होते हैं, अनामिका टीवी देख रही होती है। थोड़ी देर बाद अनामिका अपनी सासू माँ शारदा को ढूंढती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। अनामिका परेशान हो जाती है। फिर जहाँ प्रसाद बैठे हुए थे वहाँ वो धीरे धीरे आती है। पिताजी, माँ कहाँ है? कहीं नहीं दिख रही है। सुजाता की गोद भराई है ना, वहीं गई है। ये सुनकर अनामिका अपना दुखी चेहरा लेकर बाहर निकल आती है। फिर बाहर लॉन में झूले पे बैठकर दुखी होकर आंसू बहाने लगती है। गर्भवती महिलाओं के लिए गोद भराई एक त्योहार जैसा है। गोद भराई का ये रस्म मायके में माँ के आंगन में किया जाता है, पर मेरा तो मायका ही नहीं है। मैं अनाथ हूँ। भगवान ने मुझे एक पिताजी दिए, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और फिर इस घर में मेरी शादी कराई और उसके बाद वो खुद ही ईश्वर से मिलने चले गए। अनामिका इस तरह उदास हो रही थी। ठीक उसी वक्त बाइक से रमेश ऑफिस से लौट आता है। ऑफिस से लौट के रमेश सीधा अपनी पत्नी अनामिका के पास आता है, जो कि झूले पे बैठ के रो रही थी। उसे रोते देख रमेश बहुत परेशान हो जाता है। अनामिका, क्या हो गया? तुम क्यों रो रही हो? मैं चाहती हूँ कि मेरी गोद भराई हो। क्या आप मेरे लिए कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं अनामिका, चलो अंदर चलो, माँ पिताजी से बात करता हूँ। माँ जी, सुजाता के गोद भराई में गई हुई है और पिताजी लैपटॉप में काम कर रहे हैं। ठीक है अनामिका, वैसे डॉक्टर ने क्या कहा है, तुम इस तरह दुखी मत हुआ करो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो माँ पिताजी है ना, उनसे मांग लो, पर बात बात में इस तरह से दुखी मत हो। ऐसा कहकर वो अनामिका को साथ लेके अंदर चला जाता है। फिर 2-3 घंटे के बाद शारदा घर लौट आती है और आके सोफे पे बैठती है। फिर अनामिका, प्रसाद और रमेश तीनों शारदा के पास आते हैं। अनामिका जाकर शारदा के बगल में बैठती है। शारदा ने गौर किया कि बहू उदास है। फिर वो पूछने लगी, क्या हो गया बहू, तुम इस तरह से दुखी क्यों हो? माँ जी, क्या आप मेरी गोद भराई करेंगी? अरे पगली, वो हम नहीं कर सकते हैं। गोद भराई तो मायके में किया जाता है, उनके द्वारा ही रस्म होता है। अगर मैं तुमसे ये बात कहती फिर तुम्हें बुरा लगता कि तुम्हारे न घर वाले हैं न भाई बहन है, इसलिए नहीं कहा। पर मेरे लिए तो आप ही सब कुछ है ना माँ जी। आप और पिताजी मिलके श्रीमंतम कर दीजिएगा। जरूर बेटा, कल ही पंडित जी को बुला के अच्छा मुहूर्त देख के हम तुम्हारा गोद भराई का रस्म करेंगे। तुम परेशान मत हो, बस खुश रहो। उनकी बातें सुनकर अनामिका खुश हो जाती है। अगले दिन ही पंडित जी उनके घर पे आते हैं और आके सोफे पे बैठते हैं। पंडित जी, बहू की हम गोद भराई करेंगे, एक अच्छा दिन बताइए। अभी बता देता हूँ मैं। फिर पंचांग खोलकर अपनी उंगलियों में जोड़ बिजोड़ करके वो कहने लगते हैं, माँ जी,
कल बाद परसों अच्छा दिन है, आप अपनी बहू का गोद भराई कर सकते हैं। फिर तो अच्छी बात है पंडित जी। फिर पंडित जी पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन बड़े ही सावधानी के साथ रमेश अनामिका को अपने पास के ही पार्क में घुमाने के लिए ले जाता है। वहाँ पे अनामिका कुछ बच्चों को शैतानी करते देखती है। माँ पिताजी हंस रहे होते हैं और पूरा पार्क भरा हुआ था। रमेश अनामिका का हाथ पकड़ के धीरे धीरे दोनों चल रहे थे। अनामिका इस बात से बहुत खुश थी। अनामिका, एक और चक्कर लगाएंगे या फिर बेंच पे बैठ जाएंगे? अब हम कहीं पे बैठेंगे जी, बेंच देखिए जरा। ऐसा कहते ही रमेश खाली बेंच ढूंढने लगता है। फिर उसे एक खाली बेंच दिख भी जाता है। वो देखो, वहाँ पे खाली बेंच है, चलो वहाँ बैठते हैं। फिर अनामिका का हाथ पकड़ के धीरे धीरे चलते हुए वो उसे खाली बेंच की तरफ बैठने के लिए ले जाता है। दोनों जाके बेंच पे बैठ जाते हैं। फिर देखते हैं दूर में एक पिता अपने बच्चों से बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं। उनकी माँ बैठी हुई है और दुखी होकर उन्हें देखी जा रही है। वैसे बच्चे के जन्म होने के बाद हमारे बीच का प्यार कम हो जाएगा ना? देखिए, उधर देखिए ना, पिताजी अपने बच्चों के साथ कैसे खेल रहे हैं, पर उनके बगल में बैठी हुई अपनी पत्नी के बारे में उन्हें ख्याल ही नहीं। उन्हें देखकर हमें क्या फायदा, हम खुश हैं ना अनामिका? सच बताइए, बस इसीलिए आप अभी अपनी पत्नी को इतना अच्छा महसूस करा रहे हैं ना? तुम सभी पत्नी को बस यही लगता है अनामिका, लेकिन हर पति अपनी पत्नी को माँ की तरह सुरक्षा देना चाहता है, उसकी अच्छे से देखभाल करता है। बहुत अच्छे एक दूसरे के दोस्त होते हैं और वैसे ही मैं भी तुम्हारे साथ करूँगा अनामिका। उसकी बातें सुनकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन शारदा के घर में अनामिका का गोद भराई का रस्म धूमधाम से मनाया जाता है। घर के बाहर बहू का श्रीमंतम हो रहा है, उसका एक बड़ा सा वो पोस्टर लगवाते हैं। बड़ा टेंट लगाया जाता है। शाम होते ही रंग बिरंगा बत्ती जलती है। वहीं पे वो एक बड़ा सा गोद भराई के लिए चेयर लगवाते हैं। अनामिका सज धज के उस चेयर पे जाके बैठती है। शारदा वहाँ आके अनामिका के हाथों में चूड़ी पहनाती है, बिंदी देती है और टीका लगाती है। सभी लोग आकर अनामिका को आशीर्वाद देते हैं। जितने लोग वहाँ पर उपस्थित थे सभी को शारदा पेट भर के खाना खिलाती है। ये सब कुछ देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। आज यहीं तक, नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। एक घर में सासू माँ शारदा, ससुर जी प्रसाद, 7 साल का बेटा हरीश, 5 साल की बेटी भव्या, सभी के सामने बेटा रमेश बेचारी अनामिका को कस के थप्पड़ लगाता है। रमेश की ये हरकत देख के सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं। अनामिका के गालों पे रमेश के 5 उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं। अनामिका दुखी होकर रोने लगती है। क्या हुआ बेटा, बहू को थप्पड़ क्यों मारा? शारदा के पूछने पे रमेश गुस्से से कहने लगता है, थप्पड़ मारा है जान नहीं ली है, इस बात से तुम खुश रहो माँ। सिर्फ मानना ही नहीं, जान लेने की बात कर रहे हो। ऐसी कौन सी गलती की है बहू ने? प्रसाद के इस सवाल पे रमेश कुछ कहने ही वाला था, उससे पहले अनामिका गुस्से से कहने लगती है, आप मुझे गाली दीजिए या मारिए, मैंने जो कहा है वो करना ही होगा, नहीं तो मैं किसी कुएं में कूद के अपनी जान दे दूंगी। तुम क्या आत्महत्या करोगी अनामिका? अगर तुम दोबारा वो बात कही तो मैं तुम्हें कुएं में जाके धकेल दूंगा। हाँ तो वही कीजिए, तभी जाके मुझे इस तकलीफ से राहत मिलेगी। जब रमेश और अनामिका तर्क वितर्क कर रहे थे, इस बीच शारदा घुस के कहने लगती है, अरे भाई, पहले तुम लोग ये तो बताओ किस बात को लेके लड़ रहे हो? बस आप ही को लेके। रमेश की बात पूरी होने से पहले ही शारदा कहने लगती है, तो क्या ये मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ के आने के लिए कह रही है? शारदा की बातें सुन के रमेश आश्चर्य हो जाता है। हाँ माँ, पर आपको ये बात कैसे पता? जब मैं और बहू पानी लेकर आ रहे थे तो बहू ने वृद्धाश्रम की बात मुझसे कही थी। कहते कहते शारदा के आंख नम हो आते हैं। वो आपका दिल दुखाइए, आपको अपमान किए उसे मारे बिना आप इधर अपना आंसू बहा रही माँ। बेटा रमेश, बहू की बातों में तुमने सिर्फ दुख देखा, अपमान करते हुए देखा, पर मैं और तुम्हारी माँ ये देख रहे हैं कि वो कितनी जिम्मेदार है, कि वो सोचती है कि हम अपनी जिंदगी और अच्छे से जी सके। रमेश को कुछ समझ नहीं आया। वो बड़ा आश्चर्य होकर माँ पिताजी को देखने लगा। तब शारदा कहने लगी, देखो बहू, हम जिए या मरे पर हम कहीं नहीं जाएंगे। शारदा की बातें सुन के अनामिका जाके शारदा को गले लगा लेती है और रोने लगती है। उस दिन रात के वक्त गरीब बहू अनामिका घर पे बैठ के पके हुए चावल और सब्जी को देख रही थी
और साथ ही जो जहर का बोतल वो खरीद के लाई थी उसे भी देख रही थी। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ जी, पिताजी, बच्चे। ऐसा कहकर वो चावल में जहर मिला देती है। तब तक शारदा, प्रसाद, रमेश, बच्चे सभी लोग एक साथ खाना खाने के लिए आते हैं। सभी लोग एक दूसरे के बगल में बैठ जाते हैं। ठंड में भी उसे पसीना आ रहा था। अनामिका सभी को एक एक करके चावल परोस देती है। फिर कांपते हुए हाथों से वो सब्जी भी परोसती है। पर शारदा को अनामिका थोड़ी अलग लगती है। क्या हुआ बहू, तुम इस तरह से क्यों कांप रही हो? पसीने से लथपथ लड़खड़ाते हुए अनामिका कहती है, कुछ नहीं माँ जी, सब ठीक तो है। आप लोग खाइए, मैं भी खाऊंगी। फिर सभी लोग चावल सब्जी एक साथ मिला के मुंह में डालने ही वाले थे कि अनामिका के घर के सामने एक बुजुर्ग महिला आती है। माँ, जोर से चिल्लाई और वहीं पे गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर सभी लोग खाना छोड़ के बाहर निकल आए। वो बुजुर्ग महिला वहाँ पे गिरी पड़ी थी। उन्हें देखकर सभी लोग उनके पास भाग कर आते हैं। फिर शारदा अनामिका उस बुजुर्ग महिला को मिलके उठाती है और उन्हें बैठाती है। फिर बुजुर्ग महिला धीरे धीरे फिर अचानक से जोर से, देखो बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे कुछ खाना दो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। ऐसा कहकर शारदा घर के अंदर आती है। उसे कुछ पता नहीं था अनामिका के जहर मिलाने की बात। वो पूरा थाली उठा के उस बुजुर्ग को दे देती है। उसके बाद अनामिका तुरंत उस बुजुर्ग महिला के हाथ से चावल की थाली छीन लेती है। अनामिका की इस हरकत को देखकर बाकी सभी लोग उसे गुस्से से देखने लगते हैं। शारदा अनामिका के हाथ से प्लेट लेके वापस उस बुजुर्ग महिला को दे देती है। फिर वो खुशी खुशी चावल सब्जी सान के अच्छे से खा लेती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो बुजुर्ग महिला एक देव कन्या में अपना रूप धारण करती है। सभी लोग उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य होते हैं। अनामिका, तुमने विष मिलाया हुआ चावल खिला के मुझे पाप मुक्त किया है। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। उनकी बातें सुन के सभी लोग आश्चर्य होकर अनामिका को देखने लगते हैं। बताओ अनामिका, तुम अपने परिवार को जहर मिलाया हुआ चावल खिला के उनकी जान क्यों लेना चाहती हो और तुम ही क्यों आत्महत्या करना चाहती हो? देव कन्या की बातें सुन के अनामिका रोने लगती है। तो मैं क्या करूं देव कन्या, हम मिट्टी के बर्तन बनाकर उसी से अपना गुजारा किया करते थे और आजकल इसे कोई नहीं खरीदता है। मेरे पति जो मजदूरी करके पैसे कमाते हैं, उससे पूरा परिवार चलाना बहुत कठिन हो उठा है। अगर कोई मिट्टी के बर्तन नहीं खरीद रहे, इसका मतलब ये है कि उन्हें इस तरह की बर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो साफ साफ नजर आ रहा है ना? हाँ देवकन्या। फिर तुम्हें क्या करना चाहिए? पहले इंसानों की जरूरत के बारे में पता करना होगा। जो जरूरत है उस तरह की चीजें बनाकर उन्हें बेचना पड़ेगा, ना कि जो उन्हें जरूरत नहीं उन्हें बेचो। हाँ देवकन्या, आज के दिन में सबके घर में एसी की जरूरत है। अगर मैं मिट्टी से एसी बनाऊं तो कैसा रहेगा? पर क्या मिट्टी से बनाया हुआ एसी काम करेगा? अनामिका, क्योंकि तुमने मुझे श्राप मुक्त किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति देती हूँ। जो भी मिट्टी का एसी तुम बनाओगी वो जरूर काम करेगा। जिन लोग इसे इस्तेमाल करेंगे उनका बिजली का बिल भी कम आएगा। ये आशीर्वाद मैं तुम्हें तोहफे में देती हूँ। ऐसा कहकर देवकन्या वहाँ से अदृश्य हो जाती है। उस दिन से अनामिका मिट्टी से एसी बनाती है उसे बेचने के लिए। फिर उन सभी को एक ठेले में रख के एक पेड़ के नीचे जाके, जहाँ पे लोगों का आना जाना था, वहाँ बेचने लगती है। आइए बाबू आइए, आपके सामने मट्टी एसी है, ले जाइए। इससे आएगा बिजली का बिल कम और आपको मिलेगी ठंडक हरदम। शिमला जैसी ठंडक पाना है तो ये एसी ले जाना है। आइए बाबू आइए, एक बार मिट्टी की एसी कम से कम देख के जाइए। अनामिका की बातें सुन के वहाँ से गुजरने वाले कुछ लोग अनामिका के ठेले पे आते हैं उसके मिट्टी वाले एसी देखने के लिए। जो तुम कह रही हो वो बात हम कैसे मान ले? मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए। ऐसा कहकर वो मिट्टी एसी को पेड़ के नीचे ले जाकर रखती है और उसके प्लग को स्विच बोर्ड में लगा देती है। तुरंत वो मिट्टी एसी चलने लगता है। ठंड में सभी कांपने लगते हैं। वाह, सच में मैं मान गया। मुझे ये तुम्हारी मिट्टी एसी चाहिए। हमारे 3 कमरे हैं, तीनों कमरे के लिए मुझे 3 एसी दे दो। ऐसा कहकर माधव 3-3 मिट्टी एसी के पैसे देकर वो तीनों एसी लेकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह अनामिका के मिट्टी एसी एक एक करके सब खरीदने लगते हैं। इस तरह अनामिका के बनाए हुए मिट्टी एसी का मार्केट में बहुत डिमांड होने लगा।
इस तरह अनामिका का परिवार मट्टी एसी बनाने लगता है और सभी मिलके उसी पैसे से खुशी खुशी जीवन काटने लगते हैं। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।